हेलो बच्चों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। इसके पहले हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि पढ़ चुके हैं। दोनों क्रियाविधि में क्या अंतर है ये आज हम लोग जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर में कौन श्रेष्ठ है और क्यों। तो इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर क्रियाविधि बताने के लिए हम जो परिपथ बनाते हैं वो उभयनिष्ठ आधार परिपथ बनाया जाता है। और किस प्रकार से बनाते हैं ये हम लोग देख लें। जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रांजिस्टर उसी परिपथ में हम लोग 3 प्रकार जोड़ सकते हैं। उन 3 में से हम एक प्रकार यूज कर रहे हैं उभयनिष्ठ आधार विन्यास। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, उभय उत्सर्जक और आधार को हमेशा ये उत्सर्जक हमारा हो गया, जानते हैं लेफ्ट साइड वाला हिस्सा हमारा ये क्या कहलाता है, उत्सर्जक, ठीक है ना। इमीटर, ये जो बीच वाला हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार, ठीक है। और जो राइट की तरफ वाला हिस्सा है उसको कहा जाता है संग्राहक यानी कलेक्टर। तो जब भी हम ट्रांजिस्टर को बनाया हम लोगों ने एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये। तो एन टाइप जो होगा सेमीकंडक्टर उसमें क्या होंगे, बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ डॉटेड करके दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर बहुसंख्यक आवेश वाहकों को हमने दिखाया। और यहाँ क्या होंगे, पी टाइप में सब क्या होंगे, होल्स। इसमें सब होते हैं होल्स। और ये जानते हैं कि जब हम उभयनिष्ठ आधार विन्यास जोड़ते हैं तो आधार को दोनों संग्राहक और उत्सर्जक दोनों में कॉमन कर देते हैं। तो कॉमन करने का तरीका ये है कि इसको सबसे पहले जिसको कॉमन करना है उसको कहां से कनेक्ट कर दें, अर्थ से। ये पृथ्वी से जोड़ दिया हमने। और इसके इस वाले हिस्से को जो किसमें जोड़ना है हमको, ये उत्सर्जक और आधार को हमेशा जोड़ा जाता है अग्रमनट में। तो अग्रम जोड़ेंगे तो एन वाले हिस्से किससे जोड़ा जाएगा, उत्सर्जक जोड़ेंगे निगेटिव से, बैटरी के निगेटिव सिरे से, और इसको जोड़ा जाएगा पॉजिटिव वाले सिरे से। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये हमारा इस बैटरी का नाम होता है VEB। आधार उत्सर्जक आधार के बीच जोड़ी गई बैटरी का नाम हो गया VEB, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसमें भी क्या होते हैं, सब आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर भी आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। वैसे तो देखिए इसमें संख्या इलेक्ट्रॉनों की कम होती है। इसको जो है इसका मिश्रण जो होता है वो कम होता है। यानी ये जो उत्सर्जक होता है हाईली डॉप्ड होता है, यानी इसमें न्यूक्लियर संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कम होती है। यहाँ दिख जरूर ज्यादा रही लेकिन वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कम होती है, क्योंकि इसको कम अपमिश्रित किया जाता है, यानी इसमें इम्प्योरिटी कम मिलाई जाती है। और क्योंकि इसको भी पार करके इधर जाना है, इस कारण से संख्या पहले ज्यादा दिखा दी हमने। और दूसरी चीज इसमें जब संग्राहक को जोड़ेंगे इसके साथ में तो ये हमें जोड़ा जाता है उत्क्रम अवनत में। तो उत्क्रम जो है एन को पॉजिटिव से लगाया जाएगा। और इस बैटरी को थोड़ा सा हम लोग क्या रखते हैं, हाई रखा जाता है। हाई, एक लो वोल्टेज की बैटरी, ये हाई वोल्टेज की बैटरी रखी जाती है। इस प्रकार से उत्तर हमने में जोड़ दिया है, ठीक है ना। इस बैटरी का नाम लेते हैं हम लोग VCB। तो ये तो कनेक्शन करने का तरीका हो गया। हमेशा उत्सर्जक आधार को अग्रमनत में और संग्राहक और आधार को उत्तर अवनत में लगा दिया हमने, ठीक है। अब होगा क्या आगे, अब जो आधार उत्सर्जक जो संधि है ये अग्र अवनत में लगी हुई, तो अग्र अवनत में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सारे जो है वो आधार की ओर चलेंगे। यानी सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसको ये आधार की ओर चलना शुरू कर देते हैं। इसको ध्यान समझना है, बिल्कुल एकदम लगभग उसी से मिलती जुलती है पीएनपी ट्रांजिस्टर से। थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर आपको समझना है केवल। सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब आधार को चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि उत्सर्जक को बैटरी से हमने अग्र अवनत पर लगाया है, और इसके जो होल्स होंगे वो सब उत्सर्जक की ओर चलेंगे। ऐसे क्लियर हो रहा है। लेकिन क्योंकि आधार बहुत पतला है तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन, सारे नहीं कहेंगे बल्कि
अधिकतर इलेक्ट्रॉन लगभग 98% इस आधार को पार करके संग्राहक हो जाएंगे, तो संग्राहक इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें से कुछ यहाँ पर रह जाते हैं, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो तो इधर पार कर जाएंगे यहाँ पर ऐसे ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स को पार करके सब कहाँ पहुंच जाएंगे यहाँ, और यहाँ पर लगा हुआ है अग्रभ्रमण। कुछ इलेक्ट्रॉन रुकते हैं, ठीक है ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोटर और इलेक्ट्रॉन संयोग करेंगे आधार में। समझ में आ रहा है? यानी इसको हम कह सकते हैं, दूसरे एक द्वार को समझ लें, ये उत्सर्जक आधार को हमने किसे जोड़ा है, अग्रभ्रमण में। अग्रभ्रमण होने के कारण उत्सर्जक के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सब आधार को चलने लगते हैं, और आधार के जो कोटर होते हैं वो सब उत्सर्जक को चलते हैं। आधार बहुत पतला होने के कारण लगभग 98% इस आधार को पार करके संग्राहक पहुंच जाएंगे। तो संग्राहक में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इस संख्या भाई इधर से इधर आ गए तो संख्या कुछ ज्यादा हो गई, ठीक है ना। बाकी रियल में यहाँ पर इसकी संख्या होती है कम, लेकिन चौड़ा ज्यादा रखा जाता है, इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। कलेक्टर की संग्राहक की जो चौड़ाई होती है वो ज्यादा होती है, और उत्सर्जक की थोड़ी कम चौड़ा रखा जाता है, और आधार को बहुत कम चौड़ा रखते हैं, बहुत पतला। अब जो इलेक्ट्रॉन कोटर से संयोग करते हैं आधार में, तो जैसे ही कोई कोटर इलेक्ट्रॉन संयोग करेगा तो एक उदासीन कर देगा, तो कोटर जैसे ही कोटर इलेक्ट्रॉन संयोग करेंगे तुरंत एक इलेक्ट्रॉन बैटरी VeB के ऋण सिरे से निकल करके उत्सर्जक प्रवेश करेगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे करके इसमें प्रवेश करेगा तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा में बहेगी, तो इसमें एक धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित होने लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जक धारा, IE से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जैसे ही इसमें संयोग करेगा तुरंत इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस बैटरी VeB के ऋण सिरे से, और इसमें आधार में उत्सर्जक में प्रवेश करेगा। उसी क्षण जिस समय संयोग होगा ये उसी क्षण क्रिया होगी, और उसी क्षण इसमें एक सहसंयोजक बंध, इसमें आधार में एक सहसंयोजक बंध भी टूटता है, जिससे इलेक्ट्रॉन कोटर युग उत्पन्न होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न होगा वो तो आधार से निकल करके इस बैटरी के धन सिरे में प्रवेश करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे तो धारा की दिशा में प्रवाहित हो जाएगी ऊपर, IB, इसको कहते हैं हम लोग IB, यानी आधार धारा, ठीक है। तो इसका हम कह सकते हैं कि इस तरीके से इस परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है, किसमें, उत्सर्जक और आधार परिपथ में। जो कोटर उत्पन्न हुआ था भाई, इलेक्ट्रॉन तो इसमें यहां से एंट्री करके इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से करके इसमें गया, तो इलेक्ट्रॉन जो यहां नष्ट हुआ तो उसकी भरपाई तो यहां से हो गई, और जो कोटर जो उत्पन्न हुआ था वो कोटर जो नष्ट हुआ उसकी भरपाई कर देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कोटर नष्ट हुआ संयोग करने से, तो इलेक्ट्रॉन यहां से एंट्री मार गया, उस इलेक्ट्रॉन भरपाई हो गई, और जो सहसंयोजक बंध टूटा तो इलेक्ट्रॉन जो निकला वो तो बैटरी के VeB के धन से प्रवेश कर गया, कोटर जो उत्पन्न हुआ उसकी भरपाई कर दिया जो नष्ट हुआ था। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन कोटर जो नष्ट हुए थे यानी उदासीन हुए थे उसकी भरपाई हो गई। उसके बाद ये तो क्रिया चलती रहती है, और इस प्रकार से उत्सर्जक आधार परिपथ में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। जो इलेक्ट्रॉन आधार को पार करके संग्राहक में पहुंच जाते हैं, तो ये उत्क्रमण लगा होने के कारण ये सारे इलेक्ट्रॉनों को चलने में मदद करता है, क्योंकि प्लस सिरा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन परिणाम आकर्षण लगेगा, सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब इस दिशा में चलने लगते हैं। ऐसे सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे सब इस दिशा में चलेंगे, इस दिशा में चलते हैं ऐसे सब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलेंगे। इसके जो होल्स होते हैं वो थोड़ा इस तरफ भी, कुछ होल्स इधर भी आ जाते हैं, उसको पार करके इधर भी आ जाते हैं, उसको चित्र वालों से दिखा सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आते हैं, होल्स इस दिशा में आते हैं, कुछ होल्स इधर भी आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उसको पार करके इधर पे चले जाएंगे। जब चल करके कहां पहुंच जाएंगे, C पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, यानी संग्राहक के C टर्मिनल पहुंच जाते हैं। और जैसे अब यहां से पहुंच जाएंगे तो इस बैटरी पर इसको एंट्री मारना है यहां से। तो जैसे यहाँ पर इस टर्मिनल C से इलेक्ट्रॉन निकल करके भाई यहाँ प्लस लगाओ, तो इलेक्ट्रॉन इसको आकर्षित करके ये सब कहां पहुंच जाते हैं, इसके धन सिरे पर। तो इलेक्ट्रॉन टर्मिनल C से निकल करके बैटरी VCB के धन सिरे में प्रवेश करेंगे। उसी क्षण जिस समय इस C से निकल करके बैटरी VCB के धन सिरे में प्रवेश करेंगे, उसी क्षण एक इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के ऋण सिरे से
बैटरी वी बी के ऋण सिरे से निकल करके उत्सर्जक में प्रवेश करेगा। दो क्रियाएं फिर यहाँ पर होंगी। जिस समय टर्मिनल सी से इलेक्ट्रॉन निकल करके बैटरी के धन सिरे में प्रवेश करेगा, उसी क्षण इस वीईबी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके उत्सर्जक प्रवेश करता है। तो उत्सर्जक प्रवेश करेगा ऐसे, तो इसका फिर इस करंट इसमें फ्लो होगी। तो यहाँ पर इस करंट फ्लो जो होती है उसका नाम होता है आईबी। और यहाँ जो करंट इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं, यहाँ से निकल करके ऐसे, तो करंट का फ्लो कैसे हो जाएगा, इस तरीके डायरेक्शन होगा। इसको हम लोग कहते हैं संग्राहक धारा। तो इस प्रकार से इस परिपथ में उत्सर्जक संग्राहक धारा प्रवाहित होने लगती है। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस डायरेक्शन में आ रहा है। ये इसकी क्रियाविधि है। और ये जो उत्सर्जक में बहने वाली धारा को उत्सर्जक धारा, आधार से बहने वाली धारा को आधार धारा, और संग्राहक वाले सिरे से निकलने वाली धारा को संग्राहक धारा कहते हैं। तो ये तो इसके नाम हो गए। क्लियर हो गया। तो इसको एक बार फिर थ्योरी इस पे है, थ्योरी समझ गया तो बाकी इसकी लैंग्वेज आप अपने मन से लिख सकते हैं, और उसकी लैंग्वेज हम लिखवा भी देंगे, कैसे लिखना है, कितना लिखना है। ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, परिपथ हम कौन सा बनाया हमने, उभयनिष्ठ आधार परिपथ। उभयनिष्ठ आधार परिपथ में आधार को हमने उत्सर्जक से भी कामन कर दिया और संग्राहक से भी कामन कर दिया इस बैटरी के द्वारा। बैटरी जो लगाई गई इस उपकरण के लिए वो कम वोल्टेज की बैटरी है, और जो संग्राहक आधार को लगाई गई वो थोड़ा हाई वोल्टेज की है। ठीक है ना। क्यों इसको रखा गया है, ये भी रीजन आपको पता होना चाहिए कि इसको हाई क्यों रखते हैं, इसको लो रखा जाता है। तो इसको अगर हाई कर देंगे तो अगर अवनत होने के कारण बहुत इसमें जो आवेश वाहक जो इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत तेजी से चलेंगे संग्राहक की ओर, और तेजी से चलेंगे तो ऊष्मा बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी तो हमारा ट्रांजिस्टर नष्ट हो सकता है। इस कारण से इसको लो रखा जाता है। इसको हाई रखते हैं तो हाई रखा जाता है तो उपकरण में चलने में मदद तो करता है, लेकिन वो सिर्फ संग्राहक नहीं चलते हैं, वो पूरे ट्रांजिस्टर में चलते हैं। इस कारण से इसको लो हाई रखते हैं, इसको लो रखा जाता है। तो उत्क्रम अग्र अवनत होने के कारण वी जो उत्सर्जक आधार संधि जो होती है उसको अग्र अवनत होने के कारण जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब आधार को चलते हैं। आधार के जो कोटर होते हैं वो सब उत्सर्जक को चलते हैं। आधार बहुत पतला होने के कारण लगभग 98% पार करके संग्राहक पहुंच जाते हैं। लगभग 2% आधार में उपस्थित कोटरों से इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग करते हैं उसी क्षण एक इलेक्ट्रॉन वी के ऋण सिरे से निकल करके आधार में प्रवेश करता है, और उसी क्षण आधार में एक सहसंयोजक बंध टूटता है। उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है वो इस बी टर्मिनल से निकल करके बैटरी के धन सिरे में प्रवेश करेगा बी के, और उत्सर्जक जो कोटर उत्पन्न होता है वो उसकी भरपाई कर देता है जो संयोग से कोटर नष्ट हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन आधार को पार करके संग्राहक पहुंच जाते हैं, उत्क्रम होने के कारण वो सब टर्मिनल सी पर पहुंचते हैं और वहां से निकल करके बैटरी के धन सिरे में प्रवेश करते हैं। उसी क्षण जिस समय टर्मिनल सी से इलेक्ट्रॉन निकल करके बैटरी वीसीबी के धन सिरे में प्रवेश करते हैं, उसी क्षण इस वीबी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके आधार इसमें उत्सर्जक प्रवेश करते हैं। इस कारण से इसमें उत्सर्जक धारा और आधार धारा प्रवाहित होने लगते हैं, संग्राहक धारा और उत्सर्जक धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो कि इसमें प्रवेश कर रहे हैं आधार से निकल करके, तो इसमें आधार धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार से इसकी क्रिया विधि को हम लोग समझ सकते हैं, और इसको कैसे लिखना है ये हम लोग उसकी भाषा लिख लें, इसको बना लीजिए। और भाषा अगर अपने मन से लिखेंगे तो और बढ़िया रहेगा। इसकी भाषा को हम लोग लिख सकते हैं, उत्सर्जक आधार संधि अग्र अवनत होने के कारण उत्सर्जक के इलेक्ट्रॉन आधार की ओर, आधार के कोटर उत्सर्जक की ओर गति करने लगते हैं। आधार बहुत पतला होने के कारण इसमें प्रवेश करने वाले अधिकतर इलेक्ट्रॉन लगभग 98% पार करके संग्राहक में पहुंच जाते हैं, जबकि बहुत कम लगभग 2% आधार उपस्थित कोटर से संयोग करते हैं। जैसे ही आधार में इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग करता है
वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बैटरी VeB के ऋण सिरे से, ये जो बैटरी लगी हुई है, ऋण सिरे से निकल करके उत्सर्जक में प्रवेश करता है, इधर से इसमें प्रवेश कर जाता है। ठीक है ना। ठीक इसी क्षण आधार में एक सहसंयोजक बंध टूटता है। आज जिस समय ये प्रवेश करेगा उसी क्षण यहाँ पर एक सहसंयोजक बंध भी टूटेगा। कहाँ पर? आधार में, जिसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन बैटरी VeB के धन सिरे में प्रवेश करता है, जिसमें जो टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रॉन तो इस बी सिरे से निकल करके आप इसके बैटरी में प्रवेश कर जाता है, और कोटर जो उत्पन्न हुआ है वो कोटर क्या करता है? कोटर संयोग के कारण हुए कोटर की छत पूर्ण कर देता है। इस प्रकार से आधार उत्सर्जक पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इलेक्ट्रॉन जब ऐसे जाएंगे इस डायरेक्शन में तो धारा का प्रवाह कैसे होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन धारा का प्रवाह होने लगता है। इस प्रकार से उत्सर्जक आधार धारा में परिपथ में दैनिक धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है ना। तो ये तो अभी इस पहले वाले पार्ट की कहानी थी। अब जरा उसके जब पार करके जो इसमें जा रहे हैं, ये 2% इलेक्ट्रॉनों की कहानी। अब जो 98% जो पार करके संग्राहक में जा रहे हैं उसके लिए हमको लिखना है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर इसकी आगे की बात लिखी जाए। तो इसके आगे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में प्रवेश करते हैं, भाई इसको पार करके 98% संग्राहक पहुंच जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक, सॉरी यहाँ पर संग्राहक, जो इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्रवेश करते हैं उत्क्रम घनत्व के कारण चल करके टर्मिनल सी पर पहुंच जाते हैं। भाई यहाँ संग्राहक में जो आएंगे वो कहाँ पहुंच जाएंगे? सी पर। इस पर चलना है उत्क्रम घनत्व होने के कारण। तो कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन टर्मिनल सी को छोड़ करके बैटरी VCB के धन सिरे प्रवेश करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो यहाँ से निकल करके इस बैटरी के धन सिरे में आ जाएगा। ठीक है ना। वैसे ही बैटरी VeB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके, अब इस वाले बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस उत्सर्जक में प्रवेश करता है। इस प्रकार संग्राहक उत्सर्जक परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है। इस प्रकार से इसकी भाषा हमने सरल भाषा में लिख दिया है। अब इसके आगे हम लोग ये चीज पता है और उसको लिख लेते हैं कि उत्सर्जक जो से बहने वाली जो धारा है, यानी टर्मिनल सी से बहने वाली धारा को हम लोग कहते हैं उत्सर्जक धारा। इसको आई से लिखते हैं। टर्मिनल बी से बहने वाली धारा को आधार धारा, बहने वाली वैद्युत धारा को आधार धारा, तथा टर्मिनल सी से बहने वाली वैद्युत धारा को संग्राहक धारा यानी IC कहते हैं। ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर देखो, ये जो धारा है ये संघ से बाहर निकल रही है। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रकार से। ये धारा हमारी कौन सी हो गई? IE। ये संघ की ओर जा रही है आधार धारा, तो आप यहाँ पर IE, IB, IC लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये संघ की ओर जा रही धारा, इसको हम लिख सकते हैं IB। ये भी संघ की ओर बह रही है IC। ठीक है ना। तो एक संबंध आप लिख सकते हैं यहाँ पर किरचॉफ के नियम से, संधि वाला जो नियम होता है उसकी सहायता से। उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसमें और बातें हम लोग जानना है। नोट कर लें, पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ तक समझे जो किरचॉफ का नियम हम लोग कर चुके हैं। किरचॉफ के नियम से हम लोग संधि वाला नियम लगाएंगे तो संधि की ओर आने वाली धाराएं और संधि से बाहर जो धाराएं ये आपस में बराबर होती है। संधि की ओर आने वाली धारा हमारी है IB प्लस IC, और संधि से बाहर जाने वाली धारा जिसके है I। ये दोनों ट्रांजिस्टरों के लिए सही संबंध होता है, चाहे एम्पियर ट्रांजिस्टर हो चाहे PNP ट्रांजिस्टर हो। IE का मान वो IB और IC के बराबर होता है। IB का मान तो बहुत कम होता है, 2% ही इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं, तो IB का मान तो बहुत कम। ठीक है ना।
और आईसी का मान आईई से थोड़ा सा कम होता है। आईसी आईबी भाई थोड़ा सा धारा यहाँ निकल गई, जो थोड़ी कम होने के बाद धारा बची है वो आईसी है, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा धारा होती है वो होती है आईबी, ठीक है। इस प्रकार से ये हम लोग जान सकते हैं। अब ये प्रश्न ये उठता है, यहाँ तक तो इसकी क्रियाविधि थी, उसके बाद कुछ चीजें और जानना है कि ये जो आवेश वाहक जो होते हैं, कभी एक नंबर प्रश्न आ जाता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं, जैसे जानते हैं इसमें देखिए, ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं भाई। एन वाले इस उत्सर्जक में इलेक्ट्रॉन होंगे, संग्राहक में इलेक्ट्रॉन होंगे, आधार में थोड़े से कोटर होते हैं केवल। इसका मतलब इसमें जो आवेश वाहक होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और तारों में तो हमेशा इलेक्ट्रॉन चलते ही, यहाँ पर कभी कोटर नहीं चलते हैं। तो कह सकते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर के अंदर और बाहरी परिपथ में सब जगह आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं एनपीएन पॉइंट डाल करके लिख दीजिए, एक नंबर प्रश्न में पूछ लिया जाता है इससे। एनपीएन ट्रांजिस्टर में, एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर तथा बाह्य परिपथ में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंदर भी आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होगा और बाहर भी होते हैं। जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर आवेश वाहक कोटर, यहाँ पर ये जो अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर अगर होता तो देखो यहाँ पर क्या सिचुएशन होगा। ये यहाँ पर सब क्या होते, कोटर होते ये, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते पीएनपी, और यहाँ पर होते सब होल्स। इसका इसमें आवेश वाहक कौन से हो जाते हैं सबसे ज्यादा, कोटर। लेकिन जब तारों में चलते हैं, इसको जब कनेक्शन किया जाता है, ये ई है, ये बी है और ये सी है, और इस उत्सर्जक आधार को हमेशा जोड़ा जाता है अग्रअभिनत में, तो ये प्लस से माइनस से, और इसको जोड़ेंगे हम बैटरी के, पी से निगेटिव लगाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव, तो हाई वोल्टेज रखा जाता है इसको। ये हमारी बैटरी होती है VCB और ये है VEB। तो देखिए इसमें जो कोटर जो होते हैं वो अंदर तो कोटर ही ज्यादा होंगे, तो अंदर तो आवेश वहां कोटर होते हैं, लेकिन तारों में जो चलेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ आता है, तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो बाहर इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं। क्रियाविधि हम लोग नीचे पढ़ चुके हैं इसके पहले, जब नहीं पढ़े तो आप क्रियाविधि इसकी पहले देख लें। इलेक्ट्रॉन तारों पर हमेशा इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ठीक है ना। तो जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर आवेश वाहक कोटर तथा बाह्य परिपथ में, जो बाहर जो परिपथ होगा यानी तार जो होंगे, बाह्य परिपथ में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक नंबर पूछ लिया जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक कौन से होते हैं, ठीक है। दूसरी बात आप प्रश्न ये उठता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर
कि क्रियाविधि लगभग सेम है और एक जैसे काम भी करते हैं वो, ठीक है ना, लेकिन कौन से ज्यादा यूजफुल है, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर में कौन ज्यादा यूजफुल माना जाता है? तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमने देखा कि एनपीएन आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर आवेशवाहक कोटर होते हैं। और ये पता है हम लोगों को कि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता होती है, इसको कहते हैं हम लोग मोबिलिटी। मोबिलिटी वो कोटरों की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की अधिक होती है। इस कारण से एनपीएन ट्रांजिस्टर को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है ना। यानी मोबिलिटी का मतलब गतिशीलता इन्हें कहते हैं, यानी मोबिलिटी का समझो आप मतलब एबिलिटी टू मूव, चलने की क्षमता इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा होती है, ठीक है ना, इस कोटरों की अपेक्षा। इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर को ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप अगला इस पॉइंट डाल के लिख सकते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ, एनपीएन ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ एनपीएन ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन तथा, नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लें, उसके बाद फिर लिखें इसमें। एनपीएन ट्रांजिस्टर में आवेशवाहक ट्रांजिस्टर में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन कोटर होते हैं, ये हम लोग जानते हैं, होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता मतलब मोबिलिटी कोटरों की अपेक्षा अधिक होती है, इस कारण से एनपीएन ट्रांजिस्टर को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है ना। ये आप पॉइंट लिख सकते हैं कि एग्जाम में अगर आ जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ क्यों मानते हैं, तो उसका रीजन आपको लिखना है क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर में आवेशवाहक कोटर होते हैं तथा इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कोटरों की अपेक्षा अधिक होती है। गतिशीलता अधिक होने के कारण एनपीएन ट्रांजिस्टर को ज्यादा अधिक श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है। तो ये क्रियाविधि थी हमारी एनपीएन ट्रांजिस्टर की और कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, हमने पूरी आपको बातें बता दी हैं जो इससे संबंधित हैं। तो आज की क्लास हमारी पर समाप्त होती है। अगर
चैनल में पहली बार देख रहे हैं हमारा, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।